दोस्तों, जब ओल्ड सिविलाइजेशन की बात आती है तो हम लोगों का मानना है कि इंडस वैली और मध्य विश्व में, मध्य जगत में कुछ स्थान थे जहां पर सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन पाया जाता है। और हम तारीफ करते नहीं थकते कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता इजिप्ट ने इतने सुंदर पिरामिड बना दिए और आज पूरे विश्व में उनका बखान किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा सिविलाइजेशन भी था जो लगभग 3,500-4 हजार साल पुराना है। एक ऐसा सिविलाइजेशन भी था जो अपने समय में उन्नत था और एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था जो स्ट्रक्चर बाद में पानी में समा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बनवाया था। और द्वारिका समुद्र में समा गई, ऐसे हमारे पुराण कहते हैं। क्या सच में ऐसे कोई प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि द्वारिका नगरी आज भी पानी के अंदर बची हुई है? दोस्तों, अभी हाल ही में एक शोध के द्वारा यह पता चला है कि द्वारिका पानी में है। यह शोध किसने किया, कैसे किया और कौन से प्रमाण द्वारिका के बारे में मिले हैं और द्वारिका नगरी श्री कृष्ण ने कैसे बनाई, ये सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जिन बातों को आज तक मिथ कहा जाता था वो बातें सच्चाई निकली है और ये बातें हमारा सीना फिर से गर्व से ऊंचा कर देंगी कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्रा और फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे हम द्वारिका नगरी की। जी हाँ, श्री कृष्णा की द्वारिका नगरी। दोस्तों, सबसे पहले हम द्वारिका के इतिहास को नहीं तो श्री कृष्णा के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में श्री कृष्णा के नाम का उल्लेख सबसे पहले हमें कहां मिलता है? तो दोस्तों, हेरोडोटस करके एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जो ईस्वी सन पूर्व 1113 में भारत आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा में श्री कृष्णा के मंदिर के सामने एक स्तंभ की स्थापना करवाई और स्तंभ पर कुछ लिखवाया और वहीं पर सबसे पहला उल्लेख श्री कृष्णा का मिलता है। क्या सिर्फ वहीं पर मिलता है? ईस्वी सन पूर्व के प्रमाण के बाद श्री कृष्णा के नाम का उल्लेख इतिहास में फिर कब आया? दोस्तों, पहली सदी में गोसीवाड़ा जो राजस्थान में है वहां पर भी श्री कृष्णा के नाम का प्रमाण मिलता है और मूर्तियां भी मिलती हैं। सिर्फ वहीं पर नहीं तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में चिलाज करके स्थान है, वहां पर भी श्री कृष्णा और बलराम की मूर्तियां मिली हैं। ये सब प्रथम सदी की बात है। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि श्री कृष्णा का उल्लेख हमें आज के भौतिक प्रमाणों में कहां कहां मिला है। लेकिन जब हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पुराण भी इस पर कुछ कहते हैं। दोस्तों, हमारे पुराण के हिसाब से श्री कृष्णा जिन्होंने कंस का वध किया, कंस का वध करने के बाद कंस के ससुर जरासंध जो कि बार बार मथुरा पर हमला कर दिया करते थे और जब भी श्री कृष्णा मथुरा में नहीं होते तो वो वहां के लोगों को बहुत सताया करते थे। बार बार के युद्ध से परेशान होकर श्री कृष्णा ने अंतिम में यह निर्णय लिया कि वो अपनी राजधानी बदल देंगे और उन्होंने अपनी राजधानी सौराष्ट्र में डाली। जी हाँ, गुजरात में। और गुजरात में आकर समुद्र में एक शहर का निर्माण करवाया जो शहर लगभग 84,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था और ये सारा का सारा शहर समुद्र में बसा हुआ था। एक द्वारिका जमीन पर थी और एक द्वारिका समुद्र में थी और समुद्र वाली द्वारिका से रास्ते के द्वारा जमीन वाली द्वारिका पर आ सकते। श्री कृष्णा ने जब इस द्वारिका का निर्माण करवाया तो वो 10,000 लोगों को साथ में लेकर आए द्वारिका और निर्माण करवाया विश्वकर्मा से। और जब विश्वकर्मा ने इस द्वारिका का निर्माण किया तब उन्होंने श्री कृष्णा से कहा कि तुम पहले समुद्र से परमिशन लो। और जब समुद्र से परमिशन ली गई तो समुद्र खुद ही 12 योजन पीछे हो गया जो लगभग 84,000 किलोमीटर का एरिया है और वहां पर एक बहुत ही सुंदर शहर का निर्माण किया गया जिसे गोल्डन सिटी ऑफ द्वारिका भी कहा जाता था, जहां पर बड़े बड़े महल बने हुए थे, बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे और सारे के सारे द्वारिका निवासी वहां आराम से चैन और सुख से रहा करते थे। स्वयं श्री कृष्णा भी वहीं रहते थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध होने के पहले द्वारिका नगरी का निर्माण हो चुका था। सुदामा वाला इंसिडेंट भी द्वारिका नगरी में ही हुआ है। श्री कृष्णा जब भी द्वारिका से बाहर जाते थे वो हस्तिनापुर हो या इंद्रप्रस्थ वापस आकर द्वारिका में ही रुका करते थे। ये सारी बातें हमारे पुराणों में उल्लेखित है। लेकिन हमारी तो आदत है हमारे पुराणों में लिखी हुई बातें को मिथ बताने का, क्योंकि हमें तो विश्वास ही नहीं है कि हमारे भगवान स्वयं इस धरती पर जन्मे थे और इसीलिए बार बार हम सबूत मांगते हैं कि सच में हमारे भगवान ने कभी जन्म लिया था। जब बात राम जी की होती है तब भी हमें सबूत चाहिए होता है और बात जब श्री कृष्णा की होती है तब भी हमें सबूत चाहिए होता है। आज ऐसा ही सबूत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, द्वारिका नगरी का दूसरा नाम था शंकोधरा, जहां पर बहुत सारे शंख हुआ करते थे। लगभग 125 साल की उम्र में श्री कृष्णा सौराष्ट्र के जंगलों में जब विश्राम कर रहे थे तब उनके अंगूठे में एक तीर लगता है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद सारा के सारा द्वारिका शहर पानी में डूब जाता है। अब आपको लगेगा ये सब मिथ है, लेकिन दोस्तों ऐसा सिर्फ हमारे पुराणों में नहीं तो ऐसी बहुत सारी जगहें इस धरती पर ढूंढी गई हैं जो पानी में डूब चुकी हैं।
आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि मेक्सिको के एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक रिसर्चर जिनका नाम है इवान स्पर्क, उन्होंने युकाटन पेनिसुला में 30 साल तक शोध किया और शोध करने के बाद उन्होंने 3 शहरों को ढूंढा जो शहर माया सभ्यता से बिलोंग करते हैं, जिसमें नाम है कैक्टम जो लगभग 1200 सदी पहले पृथ्वी पर अस्तित्व में था, लैगुनेट और तमोचा। अब ये बात भी आपको हैरान कर रही होगी कि ये भी मिथ होगा, लेकिन दोस्तों रिसर्चर ने इन सारे शहरों के सबूत दिए हैं। तो क्या जब वो शहर पानी में समा सकते हैं तो क्या हमारा द्वारिका पानी में नहीं समा सकता? दोस्तों सबसे पहला हिस्टोरिकल उल्लेख अगर हमें द्वारिका का मिलता है तो वो मिलता है 574 एडी में। जी हाँ, समांत सीमाधित्य जो पाली भाषा में लिखी हुई एक पत्र है, जिस पत्र पे सबसे पहले हमें द्वारिका का उल्लेख मिलता है और उसमें ये लिखा हुआ है कि पश्चिम भारत की मतलब गुजरात की राजधानी हुआ करती थी द्वारिका। द्वारिका नगरी को ढूंढने का सबसे पहला प्रयास हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1963 में किया। जी हाँ, तब हमारे एएसआई के हेड हुआ करते थे हसमुख अंकालिया, जो गुजरात के थे और गुजरात के ही आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। डेक्कन कॉलेज पुणे और गुजरात गवर्नमेंट ने मिलकर एक प्लान लॉन्च किया और 1963 में द्वारिका को ढूंढने का प्रयास किया और उन्हें तब थोड़े बहुत प्रमाण वहां पर मिले थे, लेकिन उन लोगों ने उस शोध को ज्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ाया और वो वहीं रुक गए। उसके बाद साल आया 1979 का और द्वारकाधीश मंदिर की मरम्मत का काम शुरू किया गया। अब स्वाभाविक सी बात है, पुराना मंदिर है इसलिए उसको मरम्मत का काम हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया गया और हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के बहुत ही सीनियर ऑफिसर, बहुत ही सीनियर रिसर्चर मिस्टर एसआर राव जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको दिया गया। और उन्होंने जब उस मंदिर को मरम्मत करना शुरू किया तो उन्हें जमीन पर एक बहुत चौड़ा प्लेटफॉर्म मिला। जब उन्होंने उस स्टोन के प्लेटफॉर्म को वहां से हटाया तो उन्होंने उस स्टोन के नीचे एक सुरक्षित विष्णु जी का मंदिर पाया जो लगभग 9th सेंचुरी का था। अब एसआर राव की दिलचस्पी और बढ़ गई और उन्होंने वहां पर और शोध शुरू कर दी और शोध करने के बाद उन्हें लगभग 500 बीसी के कुछ प्रमाण वहां पर मिले और उनकी दिलचस्पी और आगे बढ़ने लगी। उसके बाद उन्होंने भारतीय पुराणों की स्टडी की, भारतीय ग्रंथों की स्टडी की और ये पता करने की कोशिश की कि एक्चुअल में द्वारिका कहां पर थी। अब एसआर राव के ऊपर आते हैं। दोस्तों एसआर राव एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट है और उन्होंने हड़प्पा और लोथल में भी बहुत सारे शोध किए हैं और वहां पर भी लगभग 3200 साल पहले की मतलब बिफोर क्राइस्ट की कुछ चीजों को ढूंढ कर निकाला है। तो एसआर राव जो कि एक बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनकी दिलचस्पी वहां पर बढ़ती चली गई और उन्होंने द्वारिका नगरी के शोध में अपना कार्य और अपना जीवन देने का निर्णय लिया और उस काम में लग। साल आया 1981 का और मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने बेट द्वारिका ढूंढने का कार्य शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जो द्वारिका पानी में डूब चुकी थी उस द्वारिका को ढूंढने के लिए जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की मरीन यूनिट थी वो इस काम पर लग गई और इसको हेड कर रहे थे मिस्टर एसआर राव। एसआर राव ने कुछ मैप बनाए, कुछ पॉइंट डिटेक्ट किए और उस पॉइंट पे उन्होंने शोध कार्य शुरू किया। सबसे पहला बालापुर साइट के पास प्रमाण मिलना शुरू हुए और उन्हें वहां पर एक पुरानी दीवार मिली जिस दीवार के स्टोन पर पुरानी चित्रकारी निर्मित की हुई थी और ये इस बात का प्रमाण था कि ये समुद्र में निर्मित चित्रकारी नहीं है, ये हैंडमेड दीवार है जो किसी ने पानी में बनाई है। अब क्या पानी में कोई दीवार बनाएगा, बल्कि ये दीवार हमारे द्वारिका नगरी की थी। दोस्तों ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि जब एसआर राव ने अपनी सारी की सारी रिपोर्ट सबमिट की उसमें उन्होंने इस बात को पूरे शिद्दत से कहा है कि द्वारिका नगरी आज भी पानी के अंदर है। दोस्तों उस दीवार के आसपास बड़ी मात्रा में शंख, मूर्तियां और मुद्राएं मिली और मुद्राएं लगभग 500 बीसी की थी लगभग। जी हाँ, और ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि जिस भूमि को शंकोधरा कहा जाता था वहीं से शंख मिल रहे थे। ये भी इस बात की ओर इंगित कर रहे थे कि द्वारिका नगरी सच में वहां पर पानी में डूबी हुई है। अब ये कहानी जब आगे बढ़ती है तो आपको और हैरान कर देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों ये सब चीजें देखकर एसआर राव की उत्सुकता और बढ़ गई और उन्होंने सी एक्सप्लोरेशन का निर्णय लिया। सी एक्सप्लोरेशन मतलब पानी के अंदर जाकर स्टडी करना, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ तैराक चाहिए थे जो पानी के अंदर जाकर स्टडी करे, कुछ फोटोग्राफर्स चाहिए थे जो पानी के अंदर जाकर फोटो खींचे। इसके लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कुछ भर्तियां की, कुछ ट्रेनिंग देने का सोचा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके लिए आगे आने तैयार नहीं था। तब एसआर राव के एक मित्र जिन्होंने उन्हें बताया कि उनका एक दोस्त है जो पानी में बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है, तब जाके एसआर राव अपने काम में आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने सी एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर दिया। दोस्तों वहां पर एक्सप्लोरेशन करना आसान काम नहीं था क्योंकि समुद्र की लहरें अपने उफान पर होती थी। साथ ही साथ अगर वहां पर हमें रिसर्च करना है तो नवंबर से जनवरी के बीच में करना होता था और वो भी 10 से लेकर 2 के बीच में, क्योंकि उसके बाद पानी अपनी जगह पर नहीं होता था, पानी में उफान ज्यादा होता था। इतनी सारी तकलीफों के बाद भी एसआर राव रुके नहीं और उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखा
क्योंकि वो इस लॉस्ट सिटी को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। दोस्तों, एस.आर. राव के पास कोई एक्यूरेट मैप नहीं था कि द्वारिका इसी जगह पर है। ये बात भी उनके काम में अड़चन पैदा कर रही थी, लेकिन वो अपने काम में पूरे शिद्दत से लगे हुए थे और उनकी ये मेहनत देखकर 1984 में पीएम ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके द्वारा द्वारिका नगरी को ढूंढा जाना था और 80,000 रुपए का फंड भी दिया गया। अब यहाँ पर ढूंढने की शुरुआत और जोरों शोरों से हो गई और इसके लिए समुद्र के अंदर तैराकों को उतारा गया, फोटोग्राफर्स को उतारा गया और उन सारे पिक्चर्स को लेने की कोशिश की गई, लेकिन शुरुआती पिक्चर अच्छे नहीं आए और वो पिक्चर किसी भी बात को प्रस्तुत नहीं करते थे। लेकिन एस.आर. राव अपने काम में लगे रहे और 1987 में जब पूरी शिद्दत से वहां पर ढूंढा गया तब उन्हें वहां पर बहुत सारे स्तंभ मिले जो लगभग 1200 बीसी पूर्व के थे। अब यह बात भी हैरान करती है कि 14 बीसी से लेकर 12 बीसी तक वहां पर ये रेक्टेंगुलर शेप के स्तंभ किसने बनाए होंगे जो वहां पर अवेलेबल थे और इसी प्रकार के स्तंभ सीरिया से भी मिले हैं। अब यह बात भी कही जाती है कि उस समय भारत का व्यापार सीरिया से चलता रहा होगा। 5 से 6 मीटर की गहराई पर कुछ मुद्राएं मिली जिन मुद्राओं पर गोट और यूनिकॉर्न की चित्र हुआ करते थे। अब यह बात भी कहीं ना कहीं इंगित करती है कि द्वारिका नगरी की ही वो मुद्राएं थी जो मुद्राएं वहां पर मिली हैं और 120 ऐसे स्तंभ मिले जो कि 16 मीटर की गहराई पर थे और ये 120 स्तंभ को जब अहमदाबाद के लैब में जाकर टेस्ट किया गया, कार्बन डेटिंग से जब ये पता लगाया गया कि ये कितने साल पुराने हैं तो उनकी उम्र लगभग 3250 साल बीसी की, मतलब बिफोर क्राइस्ट पाई गई। अब ये बात भी साबित करती है कि वो स्तंभ द्वारिका नगरी के ही हैं। दोस्तों, हमारे सर एस.आर. राव वहीं नहीं रुके तो उन्होंने अक्टूबर 12-13, 1987 को एक कॉन्फ्रेंस की जिस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के रिसर्चर, दुनिया भर के इतिहासकार, दुनिया भर के साइंटिस्ट आए और उन सारे साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को वो सारी चीजें दिखाई गई, वो मुद्राएं दिखाई गई, वो स्तंभ दिखाए गए, वो सेल्स दिखाए गए, वो चूड़ियां दिखाई गई और सारे लोगों ने एस.आर. राव के काम की बहुत सराहना की और सारी दुनिया ये देखकर भी अचंभित थी कि सच में भारतीय पुराण में लिखी द्वारिका नगरी के प्रमाण मिलना शुरू हो गए हैं। 1988 में एस.आर. राव की मदद के लिए एक शिप भेजी गई जो शिप पूरे तरीके से परिपूर्ण थी कि वो पानी में रिसर्च कर सके। उसमें इस प्रकार के इक्विपमेंट थे जो पानी के अंदर रिसर्च कर सके, चीजों को एयरलिफ्ट कर सके और उन चीजों का इस्तेमाल कर एस.आर. राव ने जमीन के अंदर से कुछ चीजों को बाहर निकाला जिसमें एक चंद्रशिला भी थी और उस चंद्रशिला को जब एयरलिफ्ट किया गया तो एस.आर. राव लिखते हैं कि वहां पर पानी की हलचल बहुत ज्यादा होने लगी और उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने काम को वहां पर रोकना पड़ा। दोस्तों, इतनी मुसीबत के बाद भी एस.आर. राव रुकने वाले नहीं थे और उन्होंने 83 से लेकर 94 तक कंटिन्यू द्वारिका नगरी के लिए रिसर्च किया और रिसर्च में ऐसे बहुत सारे प्रमाण जुटाए जो प्रमाण चीख चीख कर कहते हैं कि द्वारिका नगरी अस्तित्व में थी और उसका और शोध होना चाहिए। दोस्तों, 2000 में एस.आर. राव ने अपनी एक रिपोर्ट में यह लिखा है कि वहां पर मिला आयरन, कॉपर, टेरिकोटा, ये सारा का सारा बहुत साल पुराना है क्योंकि जब उसकी कार्बन डेटिंग से उसकी उम्र का पता किया गया तो उसकी उम्र काफी ज्यादा निकली है। अब ये बात भी ये साबित करती है कि इंडिया में बहुत पहले एक बेहतरीन सिविलाइजेशन था। लगभग 1600 बीसी पूर्व के कुछ वेपन्स मिले हैं जो लोहे के बने हुए हैं। वो वेपन्स भी ये साबित करते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर था और वो मिथ नहीं है, वो सारी की सारी सच्चाई है। उसके बाद सन 2000 में एस.आर. राव ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा और कहा कि वहां पर और रिसर्च होना चाहिए, लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। उसके बाद वो 2002 में अहमदाबाद में एक लेक्चर अटेंड करने गए थे। तब उन्होंने वहां के सीएम माननीय नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा और उस पत्र के जवाब में नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा, लेकिन अब तक उस विषय पर किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है और द्वारिका में उसके बाद से कोई रिसर्च नहीं हुआ है। दोस्तों, अब बात आती है कि 16 मीटर पानी में डूबी हुई द्वारिका नगरी क्या सच में पानी में डूबी है? इसके पीछे साइंस क्या कहता है? तो साइंस भी यही कहता है कि दुनिया के ऐसे बहुत सारी जगह है जो पानी में डूब चुकी है, क्योंकि ईस्वी सन पूर्व 3000 से लेकर अब तक पानी का लेवल, समुद्र का लेवल 16 मीटर तक बढ़ा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे शहर पानी में डूब चुके हैं। और ये बात भी इस बात के प्रमाण है कि हाँ, द्वारिका नगरी पानी में समा गई है। अब आज हम 2023 में पदार्पण कर चुके हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आगे की है। अगर अब द्वारिका नगरी पे और रिसर्च किया जाता है तो हो सकता है कि पूरी की पूरी द्वारिका नगरी ही बाहर आ जाए। और अपनी रिपोर्ट में एस.आर. राव ने सारे मैप्स बनाए हुए हैं, सारी चीजों को इंडिकेट किया हुआ है कि कौन सी चीज कहां पर है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस जगह को लोगों के लिए, टूरिज्म के लिए खोला जाए ताकि लोग आकर देख सकें। आज के तारीख में अगर चाहे गवर्नमेंट तो द्वारिका नगरी का रिसर्च फिर से शुरू करके द्वारिका नगरी के अस्तित्व को पूरे तरीके से दुनिया के सामने ला सकती है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय पुराणों को और भारतीय इतिहास को कुचलने की कोशिश ना की जाए।
आप अपने धर्म पर, अपने पुराणों पर आग मूंद करके भरोसा ना करते हो तो चलेगा, लेकिन हमारे भगवानों को चैलेंज करना बंद करो, क्योंकि हमारे देश के ये अद्भुत रहस्य आपको परेशान करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास नहीं है। इसीलिए किसी नासा से सर्टिफाइड करने की कोशिश ना करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।